वेलकम ऑल टू कोडी फ्रंटियर। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेके आ रहे हैं, वो इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है। और इंडियन पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आती है, जैसे लाइक जो जितने भी आपके मेन टॉपिक्स हैं, लाइक हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इनमें से एक टॉपिक इंडियन पॉलिटी का हम आज लेकर आए हैं। और हमारा जो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा शेड्यूल्स यानी अनुसूचियाँ ना। अब आपके दिमाग में एक बात ये चल रही होगी कि ये टॉपिक हम क्यों कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि देखिए, एज़ पर माई एक्सपीरियंस इज़ कंसर्न, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगहों पे कुछ चीज़ों को लेकर डिसीजन का डाउट रहता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। और वो ये होता है कि अगर कोई सा डेट इम्पॉर्टेंट आ जाए तो दिमाग में वो चीज़ें स्ट्राइक नहीं करती हैं। ठीक है, अगर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाए, कौन से आर्टिकल में क्या है, वो चीज़ें दिमाग में स्ट्राइक नहीं करती हैं। कौन सी अनुसूची है, कौन सा संशोधन है, इस तरीके से वो रैंडमली वो स्ट्राइक नहीं हो पाता माइंड में। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उनको बहुत ईजी तरीके से आराम से कर पाएँ, सो दैट कि एकदम से साइमल्टेनियसली वो आपके दिमाग में वो चीज़ें स्ट्राइक हो और बिना टाइम टेकअप किए हम उन क्वेश्चंस को आराम से कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस को कवर अप करके एग्ज़ाम में आएँ। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, मैंने इस बार देखा था, लाइक इस बार भी यूपी पीसीएस का जो पेपर हुआ था लास्ट ईयर 2019 में, उनमें से क्वेश्चंस आया था इसमें से। और वो शेड्यूल जो है उसमें से पंचायती राज सिस्टम में एक आया था कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो इंडिविजुअली करके हम एक एक करके देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, अनुसूचियाँ, जिसको हम इंग्लिश में शेड्यूल्स बोलेंगे। इंडियन पॉलिटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से। ठीक है, अब आते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ अगर मैं बोलूँ आपको लाइक कि अनुसूची 1 में ये है, अनुसूची 2 में ये है, तो हो सकता है कि वो आपको बहुत टफ लगे याद करने के लिए। इसीलिए हमने इसका एक कोड डाला है कि जब भी आप शेड्यूल्स को याद करेंगे तो एक कोड के दायरे में आप याद करेंगे, जिसका कोड होगा टीयर्स यानी आंसू, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अगर आप काउंट करें तो इसमें वो 12 अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 इसमें अल्फ़ाबेट हैं और इन्हीं 12 अल्फ़ाबेट को उठा करके एक एक अल्फ़ाबेट को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे और उनके डिटेल्स में जाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए सिंपल, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, अगर मैंने आपको फर्स्ट जैसे पूछा जाएगा कि अनुसूची 1 में क्या है, तो आपको टीयर्स वाला टी याद रखना है। ठीक है, टीयर्स वाला टी याद होगा तो टी फॉर स्टैंड्स फॉर टेरिटरी, और टेरिटरी का मतलब हो जाएगा लाइक जो भी साम्राज्य है भारत का, या संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, इस तरीके से। तो एक एक करके इसी तरीके से हम देखते हैं। आपको शेड्यूल्स जब भी क्लिक होगा टोटल याद रखना है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 शेड्यूल्स हैं और उन शेड्यूल्स में कोड याद रखिएगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, मैंने बॉक्स में बना दिया। अब एक एक करके हम इनको डिटेल्स में देखेंगे। टीयर्स का अगर हम टी देखें तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पहली अनुसूची है, यानी फर्स्ट शेड्यूल है। और इसमें टेरिटरी यानी कि हमारा भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में वर्णन किया गया। और अगर हम इन्हें डिटेल में देखें तो यहाँ पर देखिएगा, टी स्टैंड्स फॉर टेरिटरी। टेरिटरी है, इसका मतलब क्या है, हम बोलते हैं भारत। ठीक है, भारत, और अगर हम इसको डिटेल में बोले तो हम बोलेंगे भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र मतलब समझिए, जब आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में आप स्टेट्स बोलते हैं यानी राज्य बोलते हैं, और उनके साथ उनके केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। ये सभी मिला करके इंडिया का टेरिटरी डिसाइड होता है कि इंडिया का कितना एरिया है, जिसमें कि इंडिया के इंडियन स्टेट्स भी हैं और इंडिया के यूटीज़ भी शामिल हैं। तो उन सभी का वर्णन किया गया है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भारत के टेरिटरी का वर्णन यानी भारत के संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किस में है, तो अनुसूची 1 में है। इसी को अगर इंग्लिश में हम बोलें तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज यानी इंडिया का संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, और जब भी हम बोलें कि कहाँ वर्णन किया गया है तो प्रथम अनुसूची में वर्णन किया गया। ठीक, अब कुछ दिनों पहले आप बोलते थे कि 29 स्टेट्स हैं और 7 यूटीज़ हैं, 29 स्टेट्स हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर यही चेंजेस अगर होता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कुछ महीनों पहले जम्मू कश्मीर को स्टेट से हटा करके यूटी का यानी कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, और अगर आज के वर्तमान की प्रेजेंटली हम बात करें
तो 28 स्टेट्स और 8 यूटीज शामिल हैं, ठीक है। 28 स्टेट्स और 8 यूटीज शामिल हैं। दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर के एक सिंगल यूटी बनाया गया, जो कि पहले 2 थे। तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे कि वर्तमान में एट प्रेजेंट जो है 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं भारत के, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से चेंजेस, इंटरनल चेंजेस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकता है। तो पहली टेरिटरी संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन, जो कि भारत की अनुसूची में 1 में वर्णित है। अब आते हैं ई से यानी टीयर्स का जो सेकेंड अल्फाबेट है ई, और ई स्टैंड्स फॉर एमोल्यूमेंट्स अगर मैं बोलती हूँ तो समथिंग समझिए कि वेतन भत्ते से रिलेटेड होगा, वेतन भत्ते से रिलेटेड। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वेतन भत्ते जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड अनुसूची में जो वर्णन है, अब वो किसके वेतन भत्ते हैं और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो उस वेतन भत्ते के दायरे में आते हैं, हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यों के गवर्नरों के वेतन और भत्ते, ठीक है, कहाँ पे वर्णन है, किस अनुसूची में वर्णन है, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस या भारत के कैग के वेतन भत्तों का वर्णन किस अनुसूची में है, किस भाग में है, इस तरीके से पूछ लें ना। जब भी सेकंड शेड्यूल की बात करेंगे तो एमोल्यूमेंट्स बोलेंगे, और इसका अगर हम फुल फॉर्म थोड़ा इसको एक्सपैंड करते हैं तो हो जाएगा सैलरी, एमोल्यूमेंट्स एंड पेंशन्स। पेंशन्स तो उनके रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, तो सैलरी जो कि उनके सर्विस पीरियड में उनको मिल रहा है और साथ में उनको जो भत्ते मिल रहे हैं, ठीक है। हिंदी में बोले तो वेतन भत्ते और पेंशन, और इंग्लिश में बोले तो सैलरी, एमोल्यूमेंट्स और पेंशन्स, कहाँ पे, सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है ना। अब समझिए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राज्य व्यवस्था को चलाने वाले पदाधिकारी हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्नेटरीज हैं, ठीक है। और उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्नेटरीज में वो कौन कौन से विभिन्न पदाधिकारी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्नेटरीज हैं, जिनके वेतन भत्ते और पेंशन का वर्णन किया गया। तो हम इन्हें डिटेल्स में देखते हैं, क्लियर नाउ। कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्नेटरीज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो मेंशन्ड हैं, उन्हें हम इंडिविजुअली अगर देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उनके पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको उनको नॉलेज में रखना पड़ेगा। तो एक बार हम डिटेल में देख लें। मान लीजिए पूछ दिया जाएगा कि भाई किनके वेतन भत्ते हैं, किनकी पेंशन्स हैं, तो आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा उनके जो पोस्ट हैं उनको एक बार रिकॉल कर लें। लाइक समथिंग अगर हम बोलें एग्जाम्पल्स के तौर पर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्नेटरीज में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ जाएंगे, हमारे भारत के राष्ट्रपति आ जाएंगे जो संवैधानिक प्रमुख हैं, ठीक है। अगर उनके बाद हम बात करें तो सभी राज्यों के गवर्नर होते हैं, गवर्नर्स के वेतन भत्ते। देन पार्लियामेंट की जो 2 सदनें हैं, ठीक है, लोकसभा है और राज्यसभा है, और उनको संचालित करने वाले जो हेड होते हैं, अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि हमने यहाँ पे बोला है राज्यसभा के सभापति और यहाँ पर उपसभापति, तो जब भी हम बात करेंगे मैंने राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति नहीं बोला, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नॉलेज में रखना है कि राष्ट्रपति की ही तरह उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन से, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुनाव होता है। लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जो होते हैं, उनका जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है वो होता है कि राज्यसभा के वो पदेन सभापति होते हैं, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो है आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ये कहता है कि हमारे जो उप राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो उनकी जो वेतन और भत्ते जो उनको मिलते हैं वो उपराष्ट्रपति के तौर पर नहीं मिलते बल्कि राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अगले पॉइंट्स में आ जाएं तो राज्यों में सभी में विधानसभाएं होती हैं, कुछ राज्यों में विधान परिषदें होती हैं। जहाँ पे दोनों होते हैं उनको हम द्विसदनात्मक बोलते हैं, यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं, जहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों होगी। तो अब देखिए कि जहाँ पर जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, वहाँ पर विधानसभाएं होंगी और उन विधानसभाओं को संचालित करने वाले जो उनके अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, उनके वेतन भत्ते जिनके विधान परिषद है जिन राज्यों में, उन राज्य के विधान परिषदों में यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के सभापति और उपसभापति, यानी कि यहाँ पे चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। नेक्स्ट आ जाइए सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट होते हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो भी जज हैं, न्यायाधीश हैं, उनके वेतन और भत्ते। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे कैग यानी कि CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो पूरे भारत सरकार के जितने भी ऑडिटिंग अकाउंट्स होती हैं, एक्सपेंडिचर होता है, उसका लेखा जोखा और परीक्षण करते हैं, यानी भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षक। इन सभी के वेतन भत्तों का वर्णन का जिक्र किया गया है सेकंड अनुसूची में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछें। अब आगे की अनुसूचियों को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। जो हमारी तीसरी अनुसूची है, ठीक है, थर्ड शेड्यूल है, वो है शपथ को लेके, वो है ओथ एंड अफर्मेशंस को लेके। पहला हो गया टेरिटरी, सेकंड हो गया एमोल्यूमेंट्स यानी कि वेतन और भत्ते, ए अफर्मेशन थर्ड शेड्यूल है। तो जब भी ए बोलेंगे, ए से अफर्मेशंस या ओथ या शपथ, ठीक है। अब क्या है कि थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंगली जितने भी हमारे संवैधानिक पदाधिकारी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्नेटरीज हैं, उनको उनके पद पर लाने के समय उनको शपथ दिलाई जाती है और उनके बारे में मेंशन्ड है। जैसे कि अगर हम बोलें कि शपथ किनके बारे में मेंशन्ड है, तो लाइक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री हैं, संसद के सदस्य हैं, इसी तरीके से आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं, सबको शपथ दिलाया जाता है। तो आगे वाले वीडियोज़ में हम ये देखेंगे कि किसको कौन ओथ दिला रहा है और किसके द्वारा किसकी ओथ जो होती है वो फुलफिल होती है, ठीक। रेजिग्नेशन कौन किसको देगा, बट फिलहाल जो भी चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्नेटरीज के, उनके ओथ और अफर्मेशंस जब भी बात होती है तो तीसरी अनुसूची में ना। अगर हम फोर्थ शेड्यूल की बात करते हैं तो फोर्थ शेड्यूल में देखिए, अभी हमने कहा संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, तो संघ और राज्य क्षेत्र हैं यानी कि जितने भी राज्य हैं भारत के और उनके जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटीज़ हैं, तो उनमें से जो भी हम बात कर रहे हैं कि जितने भी राज्य हैं और उनके जितने भी यूटीज़ हैं, उनका प्रतिनिधित्व यानी उनका रिप्रेजेंटेशन कराने की बात है यहाँ पे। कहाँ पे, तो हमारे जो संसद का जो उच्च सदन है, राज्यसभा है, वहाँ पे। तो जब भी बोला जाएगा कि चौथी अनुसूची में यानी फोर्थ शेड्यूल में क्या बात बताई गई है, तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ द स्टेट्स एंड द यूटीज इन द राज्यसभा, यानी कि जितनी भी हमारे भारत के संघ हैं और राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में, ये हमारा हो जाएगा फोर्थ शेड्यूल। फिफ्थ में आते हैं, क्योंकि अब हमारा ये टीयर्स वाला कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, टेरिटरी, एमोल्यूमेंट्स, अफर्मेशन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, और अब लास्ट वाला है एस यानी कि जो हमारा पांचवा है वो है एस से शेड्यूल्ड एरियाज। शेड्यूल्ड एरियाज अगर हम बात करते हैं, शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल 5, तो शेड्यूल्ड एरियाज किसके लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, यानी अनुसूचित जनजातियों का क्षेत्र होगा। और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन को लेकर के यहाँ पर उल्लेख किया गया है, मेंशन किया गया है हमारे शेड्यूल 5 में, ठीक है। जब भी होगा शेड्यूल्ड एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेकर के, जो हमारा 5th शेड्यूल होगा ना। आगे प्रोसीड करते हैं, तो अब यहाँ पे जो हमारा ऑफ वर्ड है, इससे अनुसूची जो होगी उसे देख लेते हैं। पहला वाला जो है वर्ड ओ से हो जाएगा अदर शेड्यूल्ड एरियाज, यानी कि अन्य अनुसूचित क्षेत्र। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अन्य अनुसूचित क्षेत्र में, यहाँ पर भी अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पर भी, यानी 5th में भी है, 6th में भी है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र यहाँ पे बस केवल लिखा गया अनुसूचित जनजातियों के लिए। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि जो 6th शेड्यूल है यानी छठी अनुसूची है, उसमें जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, तो उसमें कुछ राज्यों का वर्णन किया गया है, और वो राज्य
राज्य कहाँ पे हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के वो 4 राज्य हैं जिनको मैंने कोडिंग दिया है ATM स्क्वायर। ATM तो सभी यूज़ करते हैं, ठीक है। ATM स्क्वायर यहाँ पे ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं होगा, बल्कि AT और 2 M ऐसे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनका वर्गीकरण, उनका मेंशन यहाँ पे है। अगर मैं ATM स्क्वायर को मैं डिटेल में बताऊं तो कौन कौन से स्टेट्स हैं जो छठी अनुसूची में हैं, तो A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय और मिजोरम, ये है। अगर इसको छोड़ करके मणिपुर आ जाता है ऑड वन आउट हो जाएगा, या और भी कोई आ जाए अरुणाचल प्रदेश ऑड वन आउट आ जाएगा। A से असम, T से त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, ठीक है। तो ये कोडिंग याद रखिएगा ATM स्क्वायर। नाउ अब ऑफ वाला जो F है, यानी कि हम 7वीं अनुसूची की बात करें, यूपीएससी ने काफ़ी पहले आई थिंक कुछ सालों पहले क्वेश्चंस पूछा था क्वेश्चन में, और डायरेक्टली उन्होंने पूछा था एक 1 लाइनर क्वेश्चन कि राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन के बारे में वर्णन किस अनुसूची में किया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स मेंशंस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम केंद्र राज्य संबंध पढ़ते हैं या राज्यों और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड आता है और हम बोलते हैं संघीय शक्ति, यानी फेडरल सिस्टम। तो जब भी बोला जाए कि अनुसूचियों में संघीय शक्ति का वर्णन कहाँ है, यानी फेडरल प्रोविजंस का वर्णन कहाँ है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन में होगा कि डिविजन ऑफ जो पावर्स है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जिसको आप 3 अनुसूची में पढ़ते हैं। कौन सी? यूनियन लिस्ट है, 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, जो संघीय व्यवस्था का जो प्रावधान है वो हमारे 7th शेड्यूल में है, ठीक है। कुछ लिस्ट हो जिसको पूरी तरीके से केंद्र सरकार देखती है, कुछ लिस्ट्स हैं जिसको पूरी तरीके से राज्य सरकार देखती है, और एक 3rd लिस्ट है जिसको समवर्ती सूची बोला जाता है, जो कि केंद्र और राज्य दोनों देखती है, बट सुप्रीमेसी केवल और केवल जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। नाउ इसके बाद हम आगे आते हैं आगे वाले प्रोसेस में। 7th शेड्यूल में जो हमने संघीय व्यवस्था देखी, यानी फेडरल सिस्टम देखा, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि विगत वर्षों में, रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि वो इंडिविजुअली पुटअप करते हैं, लाइक उनका भी एक हम लेवल देख लें कैसे। जैसे कि मैंने बोला कि पूछा गया है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है ना, किस अनुसूची में, यूपीएससी ये क्वेश्चन पुटअप कर चुकी है। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन 1 लाइनर पूछ देंगे, लाइक कि वन जो है, फॉरेस्ट जो है, वो किस सूची में आती है। तो 3 जो सूचियां हैं, जैसे मैंने बोला डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, तो अब कुछ पावर सेंटर के पास होगी, कुछ पावर स्टेट के पास होगी और कुछ पावर दोनों के पास होगी। लेकिन आपको पता है कि सुप्रीम अथॉरिटी सेंटर होती है, तो दोनों उस पर अपने नियम कानून बना सकते हैं, और दोनों जब नियम कानून बनाएंगे तो उसको हम समवर्ती सूची बोलेंगे। इस तरीके से हमने फेडरल सिस्टम में जो सूची बनाई है, लिस्ट बनाया है, उसे 3 लिस्ट के हिसाब से हमने डिवाइड किया है। पहली सूची है यूनियन लिस्ट यानी संघीय सूची, दूसरी राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, और 3rd है समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। अब इनके बारे में ना कुछ इनके विषय डिवाइड किए गए कि कुछ विषय जो है वो संविधान ने राज्यों को दे दिया, कुछ विषय संविधान ने संघ को दे दिया, सेंटर को दे दिया, कुछ दोनों को दिया है। तो इस तरीके से उनमें डिवीजन है, उनके विषय निर्धारित किए गए। आगे हम देखते हैं कि पहले इस यूनियन लिस्ट में 97 जो विषय होते थे, सब्जेक्ट्स होते थे, बट वर्तमान की बात की जाए तो 100 सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरीके से राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अगर वर्तमान की बात की जाए तो 62 सब्जेक्ट्स हैं, और अगर कॉन्करेंट की बात की जाए तो पहले 47 हुआ करते थे और वर्तमान की बात की जाए तो 52 हैं, ठीक। उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव हैं और पूछे गए हैं उनको एक राउंड अप हम कर लेते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा बाद में। स्टार्ट हम करते हैं यूनियन लिस्ट से। अगर यूनियन लिस्ट यानी संघीय सूची की बात करें तो बट ऑब्वियस है कि सेंटर इस पर अपना रूल बनाएगा, और उनके बारे में अगर हम एक बार बात करें तो कौन कौन से मैटर्स हैं। प्रतिरक्षा यानी डिफेंस का मैटर है, युद्ध का मैटर है, वॉर का मैटर है जो कि सेंटर अपने अंडर देखती है, देन रेलवेज रेल का मैटर है, विदेशी मामले फॉरेन अफेयर्स है, वायु और जल परिवहन यानी कि जो आपका एयरवेज है और जो वाटरवेज है ट्रांसपोर्टेशन का, वो
उसके बाद मुद्रा यानी करेंसी, और फॉरेन जो व्यापार होता है, विदेशी व्यापार, ठीक है, फॉरेन ट्रेड, ये सारा मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। इसके बाद हम आते हैं राज्य सूची में। तो एक चीज देखिएगा कि राज्य को चलाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ अपने लेवल के पावर्स दिए जाते हैं। उन्हीं लेवल के पावर्स का पूरा जो एक राइट होता है चलाने का, वो उन राज्यों को दिया जाता है, जिनमें अगर हम बात करें तो लाइक एग्जाम्पल कृषि, एग्रीकल्चर, तो कृषि के बाद पुलिस हो गई, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, स्थानीय प्रशासन होती है वो, ठीक है, भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू, सिंचाई, इरिगेशन, पशुपालन। अब देखिए कृषि होगा तो सिंचाई होगी, कृषि सिंचाई दोनों होगा तो पशुपालन होगा, स्थानीय स्वशासन यानी स्थानीय प्रशासन, लोक स्वास्थ्य, एक तरीके से देखिए तो लोगों का स्वास्थ्य का जो भी हेल्थ फैसिलिटीज है, और साथ में जेल खाना, ये सब कुछ है राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट में। अब वो सूची देखते हैं जिनको कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची, जिसको दोनों रेगुलेट करेंगे सेंटर और स्टेट, बट ज्यादा पावरफुल होता है सेंटर, क्योंकि अगर कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर अपना एक कानून बना देगा तो राज्य सरकार का जो कानून है वो नलीफाई समझा जाएगा। और उनमें कौन कौन से अगर सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो समाचार पत्र है यानी कि प्रेस है, शिक्षा है, एजुकेशन है, फॉरेस्ट्री है, वन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन आया हुआ है, ठीक है। देन सामाजिक आर्थिक नियोजन, जो इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग्स होती हैं वो, और राष्ट्रीय जल मार्ग यानी कि नेशनल वाटर जो वेज है वो, ठीक है। ये सारा अगर आप चाहें इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है, स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब हम आते हैं 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची यानी कि यहाँ पे OLD, 8वीं 9वीं और 10वीं अनुसूची एक साथ हम देखते हैं। ओ यानी कि एक वर्ड है ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसको हिंदी में कहा जाता है राजकीय भाषा, ठीक है, राजकीय भाषा। और जब भी आपसे पूछा जाएगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज या राजकीय भाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं, किस अनुसूची में मेंशन है, तो 8वीं अनुसूची सबसे पहली तो बात ये हो जाएगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि इससे दो तरीके से और क्वेश्चन बन सकते हैं कि मेन कॉन्स्टिट्यूशन में जब जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय कितनी भाषाएं थी, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी। तो उस समय जब हमारा संविधान लागू हुआ तो 14 भाषाएं थी, 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थे। बाद में संशोधन करते 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 वर्तमान में एट प्रेजेंट हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, यानी कि 22 राजकीय भाषाएं हैं। तो दोनों आपको डाटा इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा, जो याद करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया है ना। अब अगर हम आते हैं तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पुटअप किया गया कि 15वीं भाषा के तौर पर कौन सी जोड़ी गई है, कब जोड़ी गई। तो कुछ एक सीक्वेंस है भाषाओं का जो हम यहाँ पे देख लें। सिंधी जो है उसको 1967 में संवैधानिक संशोधन के तहत 15वीं भाषा के तौर पर जोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद मैंने कोडिंग दी है, जैसे मैंने ATM स्क्वायर में बताया था 6 शेड्यूल में। यहाँ पर जो 16वीं 17वीं और 18वीं भाषा, उसके लिए कोडिंग है KMN अल्फ़ाबेट में सीक्वेंस में आता है, के बाद M फिर N, ठीक है। K से कोंकणी, M से मणिपुरी और N से नेपाली, कोंकणी मणिपुरी नेपाली। ये आसान होगा आपको याद करने के लिए। सिंधी KMN कोंकणी मणिपुरी नेपाली, जो कि 1992 में जोड़ी गई है। और उसके बाद BDSM यानी कि बोडो डोगरी संथाली और मैथिली। बोडो डोगरी संथाली मैथिली, इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है, ये किया गया था 2003 में। तो इसका सीक्वेंस मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, आप इसे एक बार देख लेंगे, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। 14 और 22 है, ये भी डाटा इंपॉर्टेंट होगी। हमने सारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस देख लिए हैं, 15 के बाद जो भी 22 तक हैं एक बार उनको रिव्यू कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि 15वीं सिंधी है, 16वीं 17वीं 18वीं के तौर पर कोंकणी मणिपुरी नेपाली। आपको मैंने एक क्लू भी दिया KMN। उसके बाद में थर्ड क्लू में हमने देखा BDSM। अब BDSM है, ये भी एक साथ याद रखिएगा। अब यहाँ तक हमने देख लिया, ठीक है। अब आगे इनके एक और क्वेश्चन का पैटर्न होता है, और वो ये होता है कि ये भाषाएं किन एरिया से या किस स्टेट से रिलेटेड हैं। तो एक बार इनका भी सीक्वेंस देख लें। कोंकणी गोवा से, मणिपुरी मणिपुर, नेपाली नेपाल से, देन इसके बाद आपका बोडो जो है वो असम की है, डोगरी जम्मू कश्मीर की है, संथाली झारखंड की जो संथाल हैं ट्राइब्स, और फिर मैथिली ये बिहार की है, ठीक है। और जो सिंधी होगी ये एक तरीके का पंजाबी लैंग्वेज है, ठीक है, जो आपका उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जो सिंध है बालूचिस्तान के पास का, तो प्रोबेबली वो उस जगह के लैंग्वेज को ये डिनोट करते हैं,
ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब हम आते हैं हमारी 9वीं अनुसूची एल, ठीक है, OLD है, तो 9वीं अनुसूची में एल है, और एल से एल स्टैंड्स फॉर लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स एक तरीके से हम कह सकते हैं लैंड यानी भूमि और रिफॉर्म्स यानी सुधार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है कि लैंड रिफॉर्म यानी जो 9 शेड्यूल में जो संशोधन किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, वो किस वर्ष किया गया था, या कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक संशोधन किया गया। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये बहुत बार आया भी है, यूपीएससी ने भी कई बार इसको पूछा हुआ है कि पहली संवैधानिक संशोधन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ईयर भी पूछते हैं 1951 में इस 9th शेड्यूल में 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था, और रिलेटेड टू मौलिक अधिकार का जो आर्टिकल 31 है, ठीक है, लैंड रिफॉर्म से यानी भूमि सुधार से ये हमारा जो 9वीं अनुसूची ये संबंधित है, भूमि के अधिग्रहण से संबंधित है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें अमेंडमेंट की गई, और इसमें अमेंडमेंट करके जो ओवरऑल जो पावर्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं हमारे संसद को, ठीक है, क्लियरली। और एक चीज़ और है कि रिलेटेड टू अगर उसमें कोई रिफॉर्म किया जा सकता है तो ये जुडिशियल रिव्यू का भी पार्ट बनता है। जुडिशियल रिव्यू कहने का न्यायिक पुनरावलोकन इसमें हो सकता है। अगर आपसे पूछ जाएगा कि क्या न्यायिक पुनरावलोकन 9वीं अनुसूची में संभव है, जुडिशियल रिव्यू संभव है, तो हम कहेंगे कि हाँ संभव है, ठीक है। अब आगे एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ हमारा 10वीं अनुसूची में, जिसको अगर हम हिंदी में बोलें तो दल बदल कानून हो जाएगा। दल बदल कानून, और दल बदल कानून इसलिए क्योंकि आए गए दिन जो आप देखते हैं कि जो सरकार गिरती है और एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जो लोग आना जाना करते हैं और मेजॉरिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, उस चीज़ को रोकने के लिए राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और इस पे कुछ अमेंडमेंट्स करके इसको कुछ पावर में और ज़्यादा पावरफुल के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा और हार्शली इम्प्लीमेंट किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन और है कि कौन सी संवैधानिक संशोधन है और किस वर्ष आई है, तो ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट है और 1985 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। 11th शेड्यूल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हमें जो लास्ट दो हैं 11th और 12th वो देखने हैं। तो हमारा वर्ड्स है अल्फ़ाबेट से P और M, ठीक है। 11th शेड्यूल में आ जाइए, 11वीं अनुसूची में आ जाइए। P स्टैंड्स फॉर पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। इसके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक बार डिटेल डिस्क्रिप्शन से 1 बाय 1 हम देख लें। पंचायती राज व्यवस्था, जब भी ये चीज़ की हम बात करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो स्वशासन, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम गांवों के लिए या विलेज पंचायत के लिए यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट होगा। और इसकी सबसे पहली शुरुआत जो की गई थी, यानी आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज व्यवस्था भारत में हम बलवंत राय मेहता को मानते हैं, क्योंकि उनके ही सिफारिशों पर एक कमेटी बनी थी जिसको बलवंत राय मेहता कमेटी का नाम दिया गया था, और 1957 में उसको अपॉइंट किया गया था। और इस बलवंत राय मेहता कमेटी के ही रिकमेंडेशंस के आधार पर, ठीक है, संस्तुतियों के आधार पर 3 टायर सिस्टम यानी त्रिस्तरीय ढांचा पंचायती राज व्यवस्था का भारत में लागू किया गया। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं कि किस संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है, तो 73rd संविधान संशोधन 1992 में। फिर इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू अमेंडमेंट एक्ट के बाद कब हुई है, तो 24 अप्रैल 1993 को ये प्रभावी हुई है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पे क्या है कि 1959 में जब जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, तो 2 अक्टूबर 1959 को पहला राज्य यानी पहला स्टेट जहां पर पंचायती राज व्यवस्था की सर्वप्रथम शुरुआत की गई थी, वो राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट था, जहां 2 अक्टूबर को ये शुरू किया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू। एज अ होल पूरे इंडिया में अगर इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जाएगी तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद फर्स्ट टाइम जो इम्प्लीमेंट होता है वो 24 अप्रैल 1993 को ये प्रभावी हुआ, ठीक है। एक्ट है 1992 का और इफेक्टिव हुआ है 1993 में 24 अप्रैल। बलवंत राय मेहता कमेटी, आर्किटेक्ट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन से भाग में है संविधान के, तो भाग 9 में, पार्ट 9 में। और अभी क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस का कि पंचायती राज व्यवस्था के कितने विषय वर्णित हैं, यानी कितने सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं, तो 29 सब्जेक्ट्स, 29 विषय। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो भी पंचायत हैं,
जो भी पंचायत हैं उनके पावर्स, उनकी शक्तियाँ, उनके अथॉरिटीज़, प्राधिकार और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी उनके उत्तरदायित्वों के निर्वहन के बारे में यहाँ पे बताया जाता है, और जो कि मेंशन्ड है आर्टिकल 243 6 या 243 जी में। अब आते हैं हम हमारा लास्ट और 12वीं अनुसूची जो होगी एम, और एम स्टैंड्स होता है नगर पालिका के लिए। नगर पालिका हम कह सकते हैं म्युनिसिपैलिटी सिस्टम या म्युनिसिपल जो व्यवस्था है वो, जो कि हमारे शहर से संबंधित होगी, अर्बन एरिया से संबंधित होगी, और वो शहर के यानी उस म्युनिसिपल व्यवस्था के, म्युनिसिपैलिटीज के जो शक्तियां हैं, अथॉरिटीज हैं, जो उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और जो पावर्स हैं उनकी शक्तियां और प्राधिकार को चेक करेगा, जो कि इम्प्लीमेंट होता है एज अ होल 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा, और जो प्रभावी हुआ एज अ होल पूरे इंडिया में वो डेट है 1 जून 1993 से। डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सा भाग है, तो भाग 9 का ए है। 9A में म्युनिसिपैलिटी वर्णित है। उसके अलावा इसमें कितने विषय वर्णित हैं, तो 18 विषय वर्णित है। यहाँ पे मैंने फिगर आउट कर दिया, राउंड कर दिया, ये याद रखिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जो भी इनकी शक्तियां हैं, प्राधिकार हैं और उत्तरदायित्व हैं म्युनिसिपैलिटीज के, वो मेंशन्ड है आर्टिकल 243 ब या 243 का डब्ल्यू मेंशन्ड है। इस तरीके से ये हमारे 12 अनुसूचियां हो गई। यहाँ पर टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इसको याद करके 1 बाय 1 आप देख लेंगे और इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा ना। इसके बाद अगली टॉपिक में हम न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस शेड्यूल्स। थैंक यू।